नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो दफ्तर में यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है कि इससे जुड़े कानूनी प्रावधान क्या है, और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो भी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। विषय एक बार फिर हम दोहराते हैं, दफ्तर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ क्या कानूनी प्रावधान है। इससे जुड़ा अगर कोई सवाल आपके जहन में चल रहा है, कोई उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा, तो भी आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो भी आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। और आज जिस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, नोएडा से मेरे साथ अंकित रूपनवाल हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही लखनऊ से पूनम शुक्ला जी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की। पूनम जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत अंकित मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि दफ्तर में यौन उत्पीड़न ऐसा मसला है जिस पर विश्व भर में बहस चल रही है। भारत में कानून क्या कुछ कहता है, क्या प्रावधान है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आज आप लोगों ने उठाया है। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ अ वेरी सब्सटेंशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन का टुकड़ा है। अब ये यौन उत्पीड़न आज सिर्फ गली मोहल्ले नुक्कड़ तक नहीं रह गया है, इसने सभी फील्ड्स को इक्वली छू लिया है, बी इट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, और अब हमारी जुडिशरी भी इससे छूट नहीं। अगर मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊँ तो 1997 का विशाखा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइंस दी हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस में किस तरीके से एक मैंडेटरी गाइडलाइंस है कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हर ही ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बनाएगा जी। हालांकि 2013 एक्ट में इसी को दो नाम दिया गया है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को आज की तारीख पे ये मैंडेटरी है कि वो अपने डिपार्टमेंट में जहां 10 से ऊपर लोग एम्प्लॉयड हैं वहाँ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन करे, जिसमें 50% प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और मेंबर्स विमेन होंगे। क्योंकि आज अगर हम डेटा देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है कि 2014 में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस 97 से 114 पे जंप किए हैं। नेशनल कमीशन विमेन का डेटा देखें तो 35% का उछाल आया है 2015 में। और अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट देखें तो 50% प्राइवेट सेक्टर ने आईसीसी का गठन ही नहीं किया है अभी तक। तो अगर हम इसमें पूरी इसकी एक चर्चा करें कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट ऑफ 2013 जो 2012 के बाद अमेंडमेंट आके 2013 की ये जो करंट एक्ट आई है, ये एक कलेक्टिवली एक्ट है जो हम एक सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को साथ ही साथ वर्क करके इसको एक सक्सेस की तौर पे ले जाना है और इसमें सभी का योगदान बराबर होना चाहिए। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। लखनऊ से हैं अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या, मैं बैंक में काम करता हूँ और मुझे रचना नाम की एक महिला है, रोज तंग करती है जी। रोज मेरा टिफिन खा जाती है और मुझसे कहती घर आकर के मिलिए। मैं कौन सी समस्या करूँ, मैं कहाँ से उससे निपट सकता हूँ? और मैं बहुत जलील होता हूँ। तो ठीक है पूनम जी, क्या इन्हें सलाह देंगे आप? देखिए, आप थोड़ा सा इनको ये पहले ही अपने को थोड़ा सा दूर रखिए इनसे। उनसे कहिए कि हमें घर में नहीं है, आपको जो काम करना है आप पब्लिकली बात करिए, आप ऑफिस में बात करिए। आपको अगर काम कोई भी बात जरूरी काम है तो आप ऑफिस में बात कीजिए। अगर फिर भी आपको किसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप अपने जो है बॉस हैं, आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। अंकित जी, फौरी तौर पर इन्हें क्या स्टेप उठाने चाहिए? जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनको फंसाया भी जा सकता है,
मैं इसमें एक बात स्पष्ट कर दूं, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन रिड्रेसल एंड प्रिवेंशन एक्ट 2013 है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे भारत में ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट नहीं है। ये एक्ट स्पेसिफिकली विमेन को कवर करती है, इसमें मेल के लिए कोई इस तरीके का प्राविधान नहीं है। तो ये हालांकि एक फ्यूचर का विषय है कि आगे सरकारें इस पे सोचेंगी और इसे एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट बनाएंगी जो यूएस और यूके के मॉडल और हालांकि सारे वर्ल्ड ओवर मॉडल के बेस पे ये बेस्ड होगा। पर मैं इनको यही राय देना चाहूँगा कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हालांकि वो विमेन के लिए सेटअप करी गई है, पर ये एक अपने एचआर मैनेजर या किसी को भी जहां ये कार्यरत है वहां आईसीसी कमेटी में ये अपना एक ग्रीवांस लिखित तौर पे वहां दर्ज करा सकते हैं कि ऐसी ऐसी वो है, जिसका पूरा एक प्रॉपर मैकेनिज्म दिया है। क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑलरेडी प्लेस पे है, तो इसके लिए आईसीसी भी बनी हुई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल कंप्लेंट कमेटी का भी गठन किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तहत वो पूरी कमेटी की मॉनिटरिंग होती है। तो ये इस तरीके से भी अपना, क्योंकि ये बात कहना है कि आप दूर रहें, बात ना करें, आप अपनी सावधानी बरतें, वो अपनी तरफ है, पर क्योंकि जब समस्या आगे इतनी संगीन होती ना जाए तो उसको रोकने के लिए इनके पास ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है कि ये आईसीसी और एलसीसी को अप्रोच करें एक कंप्लेन में, और जिसका रिड्रेसल 90 दिन के अंदर एक्ट में गिवन है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं अजय जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा, और जो उपाय पूनम जी की तरफ से बताया गया है वो भी एहतियात के तौर पर आप अपना सकते हैं। और अंकित जी ने जो आपको कानूनी रास्ता सुझाया उस रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर प्राप्त होगी। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। झांसी से एक और दर्शक सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। मेरा प्रश्न यह है कि मैंने अदालत में केस किया हुआ था जी, तो उसमें जो मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में मैंने जो बोला है वो नहीं लिखा गया है। तो इस पर मैंने आपत्ति भी लगाई वहां पर जी। तो उन्होंने इस वो कहना था कि यदि आप ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो हम अदालत की अवमानना का और आपके ऊपर एक इल्जाम लगा देंगे। पूनम जी, क्या रास्ता बचता है इन परिस्थितियों में? पूनम जी, आवाज मिल पा रही है? नहीं, आवाज क्लियर नहीं रही। हाँ, आ रही है। देखिए, अवमानना का नोटिस है, आपका केस उससे पूरा केस है, ये तो बाद में देख के पता चलेगा। आपका केस उससे किया गया है, लेकिन दाखिल करने के लिए ये बेसिकली ये वुमेन्स के लिए बना हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आप गलत हैं। कभी कभी होता है कि वुमेन्स भी गलत केस दायर कर देती हैं हैरेसमेंट के लिए, लेकिन इस समय ये अदालत में वंचित है, वहां के न्यायाधीश आपकी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, अंकित जी आप क्या उपाय बताएंगे? मैं इनसे क्लैरिफिकेशन मांगना चाहता हूं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर इनका दर्ज नहीं कराया गया तो ये थ्रेट इनकी लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से आई है या इनकी अपोजिट पार्टी की तरफ से ये थ्रेट दी गई है कि इस तरीके से इनके अगेंस्ट पुलिस केस किया जाएगा? ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है आवाज जी, आप कोर्ट की तरफ से भी आई है। कोर्ट की तरफ से, ठीक है अंकित। ये हालांकि अगर ये कह रहे हैं कोर्ट की तरफ से आई है तो ये बिल्कुल, ये तो टोटली इलीगल है। इसके लिए तो ये तुरंत अब उनके सुपीरियर जज के यहाँ एक एप्लीकेशन इमीडिएटली मूव करें और कहें कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन में हमारी एंट्री नहीं हो रही, जो उनके पास लीगल रास्ते पूरे व्यापित हैं, और ऊपर इसमें अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं है तो ये ऊपर की अदालत पे भी अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं सुनील जी जो रास्ता आपको बताया गया अगर उस रास्ते पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता ज़रूर प्राप्त होगी। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं और ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं, अपना सवाल हमसे कर सकते हैं। आज जिस विषय के साथ हम यहाँ पर चर्चा के लिए मौजूद हैं वो यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है कि दफ्तर में यौन उत्पीड़न को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। पूनम जी, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि यौन उत्पीड़न पर लगाम कसने के लिए जो भी मौजूदा कानून है सरकार की तरफ से कुछ फेरबदल भी किया गया। यौन उत्पीड़न के मामले में महिला को जिस मानसिक तनाव और अपमान से गुजरना पड़ता है, आपको लग रहा है कि जो मौजूदा कानून है वो पर्याप्त है या आपको लगता है कि किसी तरह के अमेंडमेंट की जरूरत है?
नहीं, इसमें अभी जो है मेनका गांधी जी ने एक शी पोर्टल करके, शी बॉक्स करके एक पोर्टल जारी किया है, जिसमें कि केंद्रीय जो महिला कर्मचारी हैं उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ठीक है। और वो उनकी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी, कौन शिकायत दर्ज करा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि हैरेसमेंट इतना ज्यादा हो जाता है महिलाओं के लिए जब दफ्तर में काम करती हैं। ऐसा नहीं है, आज महिला जो है हर क्षेत्र में आगे है। ऐसा नहीं है कि कोई टीचिंग लाइन में है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं आगे ना बढ़ रही हों। और वहां पर उन्होंने उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, वो लोग इतना ज्यादा वर्कलोड दे देते हैं, रात में रुकने को कहते हैं, जो वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि उसमें वो लोग इसको 3 महीने के अंदर जो है इसको सॉल्व करते हैं। और कानून, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर में जो अपने अंदर कमेटी बनाएंगी, उसकी अध्यक्ष भी जो होगी वो महिला होगी, और साथ में एनजीओ, प्राइवेट एनजीओ जो है उसमें जुड़ेगा, ताकि महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान की जा सके। पूरी और इसमें जो है अगर ज्यादा परेशान करते हैं, जो कुलीग हैं ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उनको 3 महीने का अवकाश दिया जाता है, जिसमें उनकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी। और 3 महीने का ये है कि उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। अभी जितेंद्र सिंह जो राज्य मंत्री हैं पीएमओ के, उन्होंने ये कहा है कि जो भी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण काम करने के लिए अनुकूल बनाने के लिए जो संशोधन किए जा सकते हैं, उनको वो करेंगे। ठीक है अंकित, हर चीज का एक सकारात्मक पहलू जहां होता है वहां पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि क्योंकि कई इस तरह के मामले भी सामने आ जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही उसमें होते हैं। ठीक है पूनम जी, मैं आपके पास आऊंगा। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही। जो नकारात्मकता है इसको दूर करने को लेकर भी कुछ व्यवस्था है कि जैसे कई इस तरीके के मामले सामने आ जाते हैं जहाँ पर बेजा आरोप भी लगा दिए गए। जी, आपने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया कि क्या ये एक्ट अपने आप में पूरी कंप्लीट है या इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स का नीडेड है। तो आपको पता है कि निर्भया रेप मामला जो एक बहुचर्चित मामला 2012 में हुआ, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड JS वर्मा जी की कमेटी गठन हुई गई, जिसमें ये पूरा अमेंडमेंट हुआ, जिसमें क्रिमिनल अमेंडमेंट का भी संशोधन किया गया, जिसमें 354A B C D नए सेक्शंस का लाया, जिसमें IT को भी मद्देनजर रखते हुए विमेन की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए। जैसे कि वॉयरिज्म का एक प्रोविजन उसमें लगाया कि आप इलीगल तौर पे उनका मीडिया ना बनाए, कि उनका गलत तरीके से फोन पे कुछ कैप्चर ना करे, तो ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट में आए। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि ये जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है भारत में, ये एक तरफा लॉ है, जिसमें सरकारें आगे इस पे विचाराधीन करेंगी और लॉ में कई अमेंडमेंट्स आएगी। आज JS वर्मा कमेटी ने अपनी कमीशन रिपोर्ट में, जब ये 2013 का इस एक्ट में अमेंडमेंट आया, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल सेटअप होना चाहिए, जो इसकी ग्रीवांस रिड्रेसल का पूरा मैकेनिज्म अपने एक इंडिपेंडेंट पार्टी के थ्रू हैंडल कर सके और एक क्लियर कट फॉर्मूला डिवाइस कर सके कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैसे एड्रेस किया जाए। क्योंकि कभी कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, ये केसेस कभी कभी वेंजेंस के थ्रू आए, कभी कोई अपने सुपीरियर से वेंजेंस कोई फीमेल लेना चाहे और गलत तरीके से करे, तो इसका भी पूरा मैकेनिज्म अपने प्लेस पे होना चाहिए। तो जहां तक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का मामला है, ये जनरली ये कमेटी गठन होती है उनके इंटरनल सारे ऑफिसर्स को लेते हुए, इसीलिए वर्मा कमेटी ने इसे राइटली कहा था कि एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल सेटअप होनी चाहिए, जो एक करेक्ट फॉर्म पे दोनों तरफ से ग्रीवांस को डिड्रेस कर सके। चलिए ठीक है, एक और दर्शक नोएडा से चौधरी अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए अनिल जी। अनिल जी आप तक आवाज पहुंच रही? चलिए शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों से अपील बार बार इस बात को लेकर कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके सामने है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक बड़ा तबका जो होता है वो जागरूकता के अभाव के चलते, जानकारियों के अभाव के चलते इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसीलिए हम यहाँ पर रोज़ाना मौजूद रहते हैं एक विषय के साथ, और किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके पास होती है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, सीधा सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, और जिस विषय के साथ हम यहाँ पर आज हाजिर हैं वो दफ्तर में यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, कैसे इस कानून के तहत एक जो पीड़ित महिला है वो इसका फ़ायदा उठा सकती है,
इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जिस कमेटी की बात हम पूनम जी अभी कर रहे थे कि बाकायदा कमेटियां होती हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि अगर इस तरह की कोई मामले आते हैं तो उन पर नज़र रखी जाए और उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। इन कमेटियों का चयन किस आधार पर होता है? देखिए, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर दोनों में महिला आयोग बना हुआ है। हम लोग महिला आयोग में कंप्लेंट कर सकते हैं। महिला आयोग में जो है, अगर महिलाएं जो करती हैं और अगर वो एफआईआर भी दर्ज करती हैं तो उनको ये कानूनी प्रावधान है कि थाने में भी उनको सरकारी जो कानूनी सहायता है वो प्रदान की जाए। आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत इसमें सजा का प्रावधान है। 294 है, 509 है, 376 है, इन सब में जो है सजा का प्रावधान है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है और बार बार उल्लंघन करने पर भी इसको बढ़ाया जा सकता है। 70% महिलाएं जो होती हैं, आज उन लोग को जानकारियां होती नहीं है जिससे वो लोग अपना केस दर्ज करने नहीं होती है। इसमें हमें महिलाओं में भी अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि अगर आपके ऊपर कोई उत्पीड़न हो रहा है तो कम से कम आप उसकी शिकायत दर्ज कराएं। इसको फैलाने के लिए हम लोगों को ये है कि थोड़ा सा जो वर्कशॉप होती है वो करानी पड़ेंगी ताकि उनके अधिकारों का, उनके जो उनके अधिकार हैं उसका उनको ज्ञान हो सके। चलिए, बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ लखनऊ से अनिल तिवारी जी जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। जी स्वागत, नमस्ते जी। हमारे घर के पास से कूड़ा वाला नहीं आता, क्या ये अलाउ होगा? क्या इसके अगेंस्ट हम लोग फाइल केस कर सकते हैं? अंकित, क्या मैं सुन नहीं पाया? इनका कहना है कि इनके एरिया में जो कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं पहुंचता है, सफाई कर्मी, नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये नहीं पहुंचता है तो क्या कानूनी प्रोसेस से कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो नगर निगम का पूरा संविधान बना हुआ है जिसमें ये एक्ट में लिखा हुआ है कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन होगी। जो उनका प्रॉपर चार्टर है उसमें ये लिखा हुआ है। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ का पूरा निर्वहन नहीं कर रहे हैं प्रॉपर चैनल से तो आप तुरंत कमिश्नर को एक लेटर डाल सकते हैं या थ्रू उनका जो ग्रीवांस रिट्रेजल मैकेनिज्म है जो आपको उनके डिपार्टमेंट में जाके मिलेगा, वहाँ एक प्रॉपर लेटर या एप्लीकेशन डाल के ये आपकी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं अनिल, जो अंकित जी ने आपको रास्ता बताया वो रास्ता आप अख्तियार करते हो तो निश्चित तौर पर आपकी जो भी समस्या है वो ज़रूर दूर होगी। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो अब आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा विषय यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है कि दफ्तर में यौन उत्पीड़न अगर होता है तो उसको लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। जैसा कि अभी पूनम जी ने अंकित बताया कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे जुर्माना हो सकता है, सज़ा का क्या प्रावधान है, सज़ा के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसा उन्होंने कहा कि अगर किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह की कोई घटनाक्रम होता है तो आप महिला आयोग में शिकायत कर सकते हैं। दफ्तर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसा एक कमेटी के बारे में कहा जाता है कि जिम्मेदारी होती है जो इस तरह के मामलों पर निगरानी करती है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो इस एक्ट में प्राविधान है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ऊपर एम्प्लॉयज कार्यरत हैं उसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन होगा जिसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर विमेन होंगी जो उस ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर एम्प्लॉई होंगी। अदर देन द एम्प्लॉयर वो एक सीनियर एम्प्लॉई होंगी। देयर आफ्टर उसमें 2 या 2 से अधिक मेंबर्स होंगे जो फिर विमेन होंगे। इन टोटल पूरी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में 50% विमेन होना ये मैंडेटरी है जो कि इनका रिड्रेसल करेगी। ये बात हो गई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की। इन केस अगर 10 या 10 से कम कहीं कार्यरत है और वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट की घटना होती है और किसी फीमेल को इसके बारे में कंप्लेन करनी होती है तो फिर वो कहाँ जाए, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल कंप्लेंट्स कमेटी जो इन शॉर्ट LCC कहलाती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बनती है। हालांकि उसमें भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक महिला होती हैं जो फॉर द कॉज ऑफ विमेन, क्योंकि इस एक्ट में बताया गया है कि कैसे लोग लिए जाएं, ऐसे लोग जो कॉज ऑफ विमेन के लिए कार्यरत हैं, जिन्होंने अपना, जैसे कि आप समझिए कोई NGO है जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें, उनमें से इन विमेन्स का चयन होता है और इस कमेटी में उन्हें रखा जाता है जो आपकी ग्रीवांस को रिड्रेसल करते हैं। इसका सिंपल तरीका है कि सेक्सुअल हरेसमेंट के इंसिडेंट के विद इन 3 मंथ्स आप इस कमेटी पे कंप्लेन करिए। ये कमेटी विद इन 90 डेज जो मैंडेटरी पीरियड है उसमें इंक्वायरी करेगी।
देयर आफ्टर 90 डेज 10 डेज के टाइम के अंदर एम्प्लॉयर को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद 60 डेज का पूरा जो उनको पूरा बफर टाइमिंग मिलता है उसमें ये वर्डिक्ट देना पड़ेगा। इन केस अगर वो इससे सहमत नहीं है, मान लीजिए वो इस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी से भी सहमत नहीं है, तो वो इसकी अपील कर सकती हैं स्टेट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में, जिसमें प्रॉपर ये चैनल बना हुआ है अपीलेट फिर कोर्ट पे जाने का। तो आईसीसी ये पहला चैनल है जिसमें, हालांकि आजकल प्राइवेट कंपनीज में ऐसा हो रखा है कि उन्होंने एचआर कमिटीज बना रखी हैं, तो पहले अगर आप कंप्लेन करते हैं तो एचआर को करते हैं और एचआर देयर आफ्टर उसको ट्रांसफर करती है आईसीसी में, और आईसीसी का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, कंप्लेन का फॉर्मेट है जो प्रॉपर इनके कंपनी के चार्टर्स में होता है। इसके लिए ये टाइम टू टाइम ये वर्कशॉप्स भी होती हैं जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और वो कंपनीज कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। तो इसमें सरकार और कंपनियों की यही भाग्यता हमें देखनी है कि कंपनीज इसको किस हद तक फॉलो करती हैं, ठीक है, और इन कमिटीज को कैसे इनका चयन और इनका फंक्शनिंग। मध्य प्रदेश से एक और दर्शक संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। जी सर जी, नमस्कार। मैं एमपी के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर जी। जी, मेरी समस्या ये है कि मेरे पड़ोस में 2-3 लोगों के द्वारा जो है अतिक्रमण किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी की जमीन पे, उससे कचरा फैला जा रहा है, जिससे लगातार बीमारियां हो रही हैं ऐसी बरसात में। इसके संबंध में हम जो है कंप्लेन भी कर चुके हैं एसडीएम के पास में और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी कर चुके हैं, और कुछ हो नहीं रहा उससे। एक बार उन्होंने उनको पनिश भी किया है, कुछ जुर्माना लगाया था, उसके बाद फिर से चालू हो गया वो। पूनम जी, इन परिस्थितियों में इन्हें क्या रास्ता अपनाना चाहिए? अधिकारी सुन नहीं रहे, कह रहे हैं कि कई बार कंप्लेंट की है, एक बार सुनवाई भी हुई, जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन उसके बाद फिर वही कृत्य अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, इसमें कंप्लेन तो इनको करना चाहिए, और इसको अगर यहाँ नहीं सुनाई दिया जा रहा है तो इनके संबंधित अधिकारियों की कंप्लेन आप अपने मंत्री से भी कर सकते हैं, आप इस पे केस भी कर सकते हैं गंदगी फैलाने का। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो सवाल आपका था संजय जी, उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचेगा। अब अपने कार्यक्रम के समापन की ओर हैं, चलते चलते अंकित एक रिएक्शन में आपसे ज़रूर चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि जैसे प्राइवेट दफ्तर्स की हम बात कर रहे थे, ऑफिसर्स की, कि वहाँ पर नियम कायदों का क्या पालन किया जाता है? इस तरह की कमेटियों का गठन होता है? जो मैंने बताया, आज अर्नेस्ट एंड यंग जो वन ऑफ द टॉप ऑडिटर्स हैं वर्ल्ड के, उन्होंने इंडिया के पर्सपेक्टिव पे अपनी स्टडी पब्लिश की है 2016 के जर्नल में, जिसमें लिखा हुआ है कि 50% प्राइवेट कंपनीज ने अभी तक आईसीसी का गठन ही नहीं किया। तो इस आईसीसी का गठन कैसे होगा? क्या हम सरकार को ही हमेशा दोषी ठहराएंगे? तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। इसमें तो एक कंसर्न सिटीजन, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एक सरकार की इक्वल भागीदारी होनी चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। अगर हम कहें तो 2013 एक्ट के बाद सबसे पहले सारी आईसीसीज का गठन करने वाली हमारी सारी मिनिस्ट्रीज थी। सारी गवर्नमेंट में प्रॉपर मिनिस्ट्रीज में चैनलाइज्ड है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, अगर वो इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि आईसीसी का मैकेनिज्म क्या है, तो वो सरकार को इसमें अप्रोच करें। सरकार के पास बतेरे ऑप्शंस है कि वो उनके डिपार्टमेंट्स में जाके लोगों को ये जागरूक करेंगे कि आईसीसी क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, आप इसको कैसे समय समय पे कंप्लेन कर सकते हैं, और इसके मुताबिक उनको एक पूरी कमेटी गठन करके एक एचआर के अंदर ये पूरा एक सेटअप करना चाहिए जिससे आईसीसी गठन हो। और इसका ये कोई बहुत ही टफ चीज नहीं है। अगर आप देखें सेक्सुअल हरासमेंट, बस इसमें एक मेटल चाहिए कि सबको एक साथ में आके करना। सारी जिम्मेदारी सरकार पर ही नहीं छोड़ देनी चाहिए। जन भागीदारी की जरूरत है, सहभागिता की जरूरत है, तब कहीं इस तरह का कानून बेहतर परिणाम दे सकता है। बहुत शुक्रिया अंकित, आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पूनम जी, आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब दिया। तो दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो जानकारी के अभाव के चलते इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर रोजाना मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।